बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कमाल का मौसम है आज। बर्फ़ सी पड़ी है, ओले से जोड़ते हैं और बारिश बहुत मज़ेदार है। सर्दी ऐसा लग रहा है वापस आ गई है, और कुछ भी हो जाए पढ़ना तो होता है ना। तो मैंने कहा चलें थोड़ी कुछ आसान चीज़ें डिस्कस करता हूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ी चीज़ मैं अब आप लोगों का ना कुछ बेसिक्स चीज़ें बताऊँगा। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, टाइम थोड़ा है और मैं आप पे बर्डन भी नहीं डालना चाह रहा। तो मैं चाहता हूँ कुछ बेसिक चीज़ों का आपको पता लग जाए, डैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। देखो, थ्रिफ्ट ऑपरेशंस, हमने कमर्शियल बैंकिंग की बात की, हमने सेंट्रल बैंक की बात कर ली है, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट्स के इंट्रोडक्शन की, रोल की, इकोनॉमी की, इन चीज़ों की डिस्कशन हमारी हो चुकी है। अब चैप्टर 21 है हमारा, दैट इज़ थ्रिफ्ट ऑपरेशंस। देखो, द टर्म थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन और सेविंग इंस्टीट्यूशन, इन सिंपल वर्ड्स आप इनको सेविंग इंस्टीट्यूशन कह सकते हो। यूज टू रेफर टू अ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन दैट स्पेशलाइज इन मॉर्गेज लैंडिंग। यानी ये लोग क्या करते हैं? मॉर्गेज लैंडिंग। मॉर्गेज लैंडिंग क्या होती है? बेसिकली मैं आपको इन सिंपल वर्ड बता दूं। आप लोगों ने बिज़नेस लॉ पर नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसमें चीज़ें डिस्कस होती हैं। देखो, जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हो ना, उसको परचेज़ करने के लिए आप बैंक से लोन लेते हो, तो उसको मॉर्गेज कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक है। अब बेसिकली ये इन इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है? मॉर्गेज लैंडिंग करना ही प्रॉपर्टी, यानी देखो, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में मॉर्गेज बहुत कम सुनने को मिलता है। हमारा इधर थोड़ा डिफरेंट बैंकिंग क्राइटेरिया, यानी हमारे कमर्शियल बैंक से ये ऑपरेशन, इवन इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी कमर्शियल बैंक ही ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्या है, बेसिकली इनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कुछ इंस्टीट्यूशन है जो स्पेशलाइज्ड इसी में वर्किंग कर रहे हैं। जैसे हमारा कह लो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कौमी बचत बैंक है, नेशनल सेविंग बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब देखो, दीज इंस्टीट्यूशन वर क्रिएटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड यूज मच ऑफ द फंड्स फॉर मॉर्गेज लोन्स, होम इक्विटी लोन्स, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़। यानी ये भी डिपॉजिट्स लेते हैं, लेकिन अमूमन क्या होता है, देखो हम पहले चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि पैसा कुछ लोग होते हैं जमा करवाते निकलवा लेते, करंट अकाउंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं 5 साल के 10 साल के लिए सेविंग अकाउंट में रखवा देते हैं कि हमें प्रॉफिट मिलता रहे। तो मोस्टली जो लॉन्ग टर्म इनके पास आते हैं ना डिपॉजिट्स, इन उन डिपॉजिट्स को ये ज़्यादा होम इक्विटी लोन्स, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ लोन। अब मॉर्गेज बैक्ड क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा घर है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ मेरा घर एज अ सिक्योरिटी रख लो आप, पर मुझे पैसे दे दो। तो ये इन चीज़ों में ये लोग वर्किंग करते हैं। अब देखो, इसमें हमने जो डिस्कस करनी है 2-3 चीज़ें हैं, कुछ आपको पता भी हैं पहले से, कि आइडेंटिफाई द की सोर्सेज एंड यूज़ ऑफ फंड्स फॉर सेविंग इंस्टीट्यूशन, यानी पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने बेसिकली इसमें हमने डिस्कस करना है ताकि हमें पता लगे इनका बेसिकली क्राइटेरिया क्या है। अब देखो, अगर बैकग्राउंड की बात करो तो सेविंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूड सेविंग बैंक्स, सेविंग एंड लोन एसोसिएशन, जिसको हम एस एल कहते हैं। Saving and loan association are dominant type. The two types of thrift now have very similar source and use of fund. Therefore, the remainder of the chapter focus on saving institution in general. यानी हम अब थ्रिफ्ट ऑपरेशंस में दो चीज़ें आप बेसिकली आ रही हैं। थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन में एक सेविंग बैंक्स की बात कर रहे हैं और दूसरा सेविंग एंड लोन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल दोनों का क्राइटेरिया, वर्किंग क्राइटेरिया सेम है, तो इसलिए वो हम आगे जो फर्दर स्टडी है हम सेविंग इंस्टीट्यूशन, यानी आप ओवरऑल कह लो कि हम सेविंग इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। अब देखो, इसकी ओनरशिप क्या है? अब ओनरशिप की बात करते हो तो बेसिकली क्या, देखो कोई भी बैंक है वो, देखो या तो आपके म्यूचुअली ओन बाय डिपॉजिटर्स है, यानी कुछ लोगों ने मिलकर एक चीज़ ओपन की हुई है, वो लोन वगैरह दे रहे हैं, वो उनकी अपनी ओनरशिप है। कुछ क्या स्टॉक्स हैं, जब स्टॉक्स की ओनरशिप आती है तो पब्लिक ओनरशिप आ जाती है। तो although most SLs are SIs are saving institution are mutual, many saving institutions have shifted their ownership structure from depositor to stakeholder through what is known as mutual to stock conversion. This conversion allows SIs
टू ऑब्टेन एडिशनल कैपिटल बाय इशूइंग स्टॉक। यानी पहले म्यूचुअल होता है, कुछ लोगों कार्य होते हैं, फिर वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। जब स्टॉक्स में कन्वर्ट करते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो नए स्टॉक इशू करके एडिशनल बेनिफिट या कैपिटल जो भी उनको पेमेंट रिक्वायर्ड होती हैं वो रेज़ कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो बियॉन्ड हैविंग द कैपेसिटी टू बूस्ट कैपिटल, स्टॉक ऑन इंस्टीट्यूशन आल्सो प्रोवाइड देयर ओनर्स विद ग्रेटर पोटेंशियल टू बेनिफिट फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस। जिस तरह डिविडेंड है, डिविडेंड और स्टॉक प्राइस हाई ऑफ अ परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूशन कैन ग्रो देयर बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक सेविंग इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है। मैं कहता हूँ आप लोग पूरी क्लास जो है ना उसकी स्टूडेंट्स जो है ना परचेज कर लो स्टॉक्स। अब देखो आप सोचते हो कि आपको स्टॉक्स परचेज करने का फ़ायदा है। स्टॉक परचेज आप करते हो ना तो आपको दो तरह से बेनिफिट होते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। पहला बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, देखो जब भी सेविंग इंस्टीट्यूशन अच्छे काम करता है, अच्छा चलेगा, उसको प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट जितने शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनमें डिवाइड होता है। वो जो पैसे उनको मिलते हैं ना डैट इज़ नोन एज डिविडेंड। उनको वो पेमेंट मिलेगी, यानी एक शेयर के अगेंस्ट ₹1 भी हो सकता है, ₹10 भी हो सकते हैं, ₹5 भी हो सकते हैं, 0.50 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी तरफ हमारा क्या सिनेरियो आता है कि आप इसमें जब कैपिटल गेन, फॉर एग्जांपल आपने ₹100 पे शेयर परचेज़ किया था, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो शेयर की प्राइस 110 पे चली गई है, 120 पे चली गई है, तो आप उसको बेच के प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो। तो ये दो सिनेरियोज होते हैं जो कि शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो इनको अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि देखो द ओनर्स डिपॉजिटर ऑफ अ म्यूचुअल इंस्टीट्यूशन डू नॉट बेनिफिट डायरेक्टली फ्रॉम हाई परफॉर्मेंस ऑल्दो दे हैव अ प्रो रेटा क्लेम to the mutual assets net worth while they maintain deposits here. Their claim is eliminated once they close their account. अब देखो ऑब्वियसली जब आप शेयर होल्डर्स पे चले जाते हो, उस सिनेरियो में चले जाते हो, तो उस वक्त फिर जो म्यूचुअल जो डिपॉजिट जो स्टार्ट करने वाले लोग हैं जिन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है, इनके पास पैसे ज़्यादा थे, उनको उस तरह से बेनिफिट रहता है, लेकिन उनका क्लेम रहता है, लेकिन कंट्रोल जो है ना वो कंट्रोल नहीं रहती है। देखो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ओनर कंट्रोल स्टॉक ऑन इंस्टीट्यूशन आर मोर सस्पेक्टेबल टू अनफ्रेंडली टेक ओवर्स। It is virtually impossible for another firm to take control of a mutual institution because management generally holds all the voting rights. अब देखो सिनेरियो क्या है, डिफरेंस कहाँ पे। एक तरफ हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल मैंने और 4-5 और लोगों ने मिल के एक इंस्टीट्यूशन खोला है। अब हम शेयर होल्डर्स हैं, हमारे ही पैसे हैं, कोई और बंदा अंदर इन्वॉल्व नहीं है। जब हम 4-5 लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो कोई और कंपनी आके हमें टेक ओवर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास क्या है, शेयर्स हैं ज़्यादा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप मार्केट में शेयर्स फ्लोट कर देते हो, अपने शेयर्स उठा के मार्केट में बेच देते हो, तो हो सकता है मार्केट में 50% से ज़्यादा अगर शेयर्स फ्लोट हो जाए, कोई परचेज कर ले, तो वो आगे कंपनी को टेक ओवर कर सकता है। तो कंट्रोल के यहाँ पे इश्यूज आते हैं अगर आप जाते हो स्टॉक्स की तरफ जाते हो। अब देखो स्टॉक्स की तरफ जाते हो कंट्रोल का इशू आता है, लेकिन साथ साथ दूसरा बेनिफिट क्या होता है, आपको कैपिटल मिल जाता है। क्लियर है। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली ना जो आपको देखनी होती हैं। फिर देखो व्हेन द म्यूचुअल एसआई इन्वॉल्व्ड इन एक्विजिशन इट फर्स्ट कन्वर्ट टू अ स्टॉक ऑन एक्सरसाइज। If it is acquiring firm, it then arranges to purchase the existing stock of the institution to be acquired. Conversely, if it is to be acquired stock purchased by the acquiring institution, this process is often referred to as merger conversion. यानी हम अगर 4-5 लोगों के पास है, हमने इसको किसी को बेचना है या किसी ने हमें एक्वायर करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो स्टॉक परचेज करेगा, फिर वो उसके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो डैट इज़ मर्जर कन्वर्जन। क्लियर। अब देखो रेगुलेशंस, ये अमेरिकन सिनेरियो है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली हमने जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखनी है यहाँ पे कि सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा आता कहाँ से है। सबसे पहले डिपॉजिट्स हैं।
डिपॉजिट्स क्या हैं? जो लोग पैसा जमा कराते हैं। सर्टिफिकेटेड डिपॉजिट्स हो गए, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट हो गए, कि लोग क्या है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करवा रहे हैं। फिर देखो बोरोड फंड्स क्या है? व्हेन एसेट्स आर अनएबल टू अट्रैक्ट सफिशिएंट डिपॉजिट दे कैन बोरोड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस from three sources. First, they can borrow from other depository institutions that have excess funds. The interest rate on the foreign the market refer to at federal fund rate, या आप कह लो काइबर होता है। सेकंड क्या होता है कि ऐसे कैन बोरो थ्रू रीपरचेज एग्रीमेंट। हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखो पहला वो कह रहा है कि अब पैसे अगर नहीं है, डिपॉजिट नहीं आ रहे हमारे पास अच्छे, मेरा पहला क्या ऑप्शन है कि दूसरा जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है ना, उसके पास अगर एक्सेस पैसे हैं ना, तो उससे मैं ले सकता हूँ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं कोई फ्लोट करता हूँ, सर्टिफिकेट्स का फ्लोट करता हूँ, गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज़ देता हूँ, उन्हें मैं कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट मुझे सिक्योरिटीज़ ले लें, मैं आपको इस पर इंटरेस्ट देता रहूँगा, और जब मेरे पास पैसे आ रहेंगे 4 साल बाद मैं आपको टाइम पूरा हो जाएगा, 4 साल बाद मैं आपको पैसे वापस करके आपसे सिक्योरिटीज़ वापस ले लूँगा, रीपरचेज एग्रीमेंट्स। डैट इज़ द सेकंड ऑप्शन टू बोरो फंड्स। थर्ड क्या आता है? कैपिटल। द कैपिटल और नेट वर्थ ऑफ एन थर्ड क्या है? ऐसे कैन बोरो एट द फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जो स्टेट बैंक है वहाँ से भी बोरो करते, बट दिस इज़ नॉट एज कॉमन एज अदर अल्टरनेटिव। इतना कॉमन नहीं है। देखो स्टेट बैंक इतनी ईजिली पैसे देता भी नहीं, क्योंकि रेपुटेशन, अगर बोरो करें भी तो उनकी रेपो डाउन होती है, तो वो बोरो अमूमन नहीं करते स्टेट बैंक से, जो है शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, ऑन द लॉन्ग रन नहीं करते। तीसरा सोर्स ऑफ फंड क्या है? कैपिटल है। अब कैपिटल बेसिकली क्या है कि इज अ प्राइमरी कंपोज ऑफ रिटेन एनर्जी एंड फंड ऑब्टेन फ्रॉम इशूइंग स्टॉक्स। देखो मैंने बात पहले की, हम जब स्टॉक इशू करते हैं हमें पैसा आता है, उस पैसे को हम कैपिटल कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? जो हमने मार्केट से पैसा कमाया है ना, पैसा कमा के हमने किसको देना होता है? अपने शेयर होल्डर्स को देना होता है। अगर हम वो पैसा उनको नहीं देते, अगर उनको पैसा नहीं देते, उसको रिटेन कर लेते हैं, वो रिटेन अर्निंग, डेट इज़ ऑल्सो कैपिटल। वो भी हमारा के पास क्या है? सोर्स ऑफ फंड है। क्लियर? अब ये 3 जगह होगी जहाँ से हम पैसा ले सकते हैं। पैसा जाएगा कहाँ पे? कैश। आप देखो वही बात जो बैंक्स वाली क्राइटेरिया की बात है, कुछ ना कुछ रिजर्व उनको रखना पड़ता है अपने पास, ताकि अगर कोई बता पैसे निकलवाने आए तो वो उनके पास इतनी कैश पड़ी हो, तो वो हमारे कैश की फॉर्म में आ जाती हैं। सेकंड है मॉर्गेज। आप क्या करते हो? मॉर्गेज प्राइमरी एसेट है। दे टिपिकली हैव लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज एंड कैन यूजुअली बी प्रिपेयर्ड बाय बोरोवर्स। अबाउट 90% ऑफ द mortgages originated are for homes and multi-family dwelling, while 10% for commercial properties। यानी किसी ने घर लेना है, बहुत 90% क्या है? पर्सनल यूज़ के लिए, घर वगैरह के लिए है, या फैमिली के लिए है, 10% कमर्शियल बेस के लिए है, ठीक हो। Mortgage can be sold in secondary market, although the market value changes in response to the interest rate movement, so they are subject to interest rate risk। अब मॉर्गेज पर देखो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस पर अपने इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, तो उसका जो भी रेट होता है, जो भी होता है, वो सेकेंडरी मार्केट डिसाइड करती है, डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। फिर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आप क्या करते हो, घर को लिखवा देते हो एज अ सिक्योरिटी, उस पर आपने लोन ले लिया। देखो सम सेविंग इंस्टीट्यूशन परचेज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, द रिटर्न ऑन दिस सिक्योरिटी इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफॉल्ट रेट ऑन द अंडरलाइंग मॉर्गेज। During the credit crisis, there were many defaults and saving institutions that had paid purchased mortgage-backed security commonly experienced losses। रिसेशन 2008 की बात कर रहा है कि जब डिफ़ॉल्ट्स हुए थे, लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो उस टाइम सेविंग इंस्टीट्यूशन को नुकसान हुआ था। देखो होता क्या है, 1 लाख का घर है और सेविंग इंस्टीट्यूशन देखता है कि 1 लाख इसकी वैल्यू है, वो कहता है कि मैं 60,000 रुपये लोन दे दूँगा, वो यानी 40,000 का मार्जिन रखता है। अब लॉस उनको कम हुआ था जब 1 लाख का घर था, उन्हें 60,000 के पैसे दे दिए हैं, लेकिन घर की वैल्यू कितने में आ गई? 40,000 रुपये आ गई, 30,000 रुपये आ गई, तो यानी जो 60,000 दिया था वो भी उनका रिकवर नहीं हो रहा था, तो उस सिनेरियो में इनको लॉस भी होता है। फिर ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, दूसरे कंपनीज़ के जो इशू करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होते हैं, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, वो प्रॉफिट अर्न कर सकें।
फिर कंज्यूमर, देखो मैंने ऐसे हैव इंक्रीज देयर कंज्यूमर एंड कमर्शियल लोन्स, दिस कैन रिड्यूस देयर हैवी एक्सपोजर टू मॉर्गेज लोन्स, कि आप इंडिविजुअल को देते हो, आप कमर्शियल को दे रहे हो, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको दे रहे हो, तो ये भी सेविंग इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। पे लास्ट में हमारे पास आता है सेविंग इंस्टीट्यूशन कैन प्रोवाइड टेम्प्रेरी फाइनेंसिंग टू अदर इंस्टीट्यूशन through the operation of repurchase agreement. In addition, they can lend funds on short-term basis through federal fund market rate. Both methods allow them the sufficient use of funds. यानी देखो पैसा लेने का मकसद क्या है कि पैसा उठा के रखना, तो पैसा कहीं ना कहीं लगाना होता, तो ये वो सारे तरीके हैं जहाँ पे वो पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैलेंस शीट इसकी देख लेना आप एक दफ़ा, आपके अपने चौदह बाकी ये एक बेसिकली कह लो कि हाउस सेविंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मतलब क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है। हाउस होल्ड क्या है? हम लोग हैं। हम डिपॉजिट कहाँ पे जमा करा रहे हैं? सेविंग इंस्टीट्यूशन में जमा करा रहे हैं। सेविंग इंस्टीट्यूशन कहाँ पे जमा करा रहा है? किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसी ने घर खरीदा उसमें दे रहा है, कोई ट्रेजरी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है वहाँ पे है, कोई गवर्नमेंट की म्यूनसिपल स्पेंडिंग है वहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ से जब इन रिटर्न इनको पैसा, देखो अगर लेट सपोज ये इंस्टीट्यूशन ना होते, पैसा हमारे पास पड़ा रहना था, पैसे के साथ पैसा तब भी पैसा बनाता है जब आप उसको इन्वेस्ट करते हो। अब देखो एक सिस्टम बना हुआ ना कि हर बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, लोगों के पास पैसे होते हैं, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी लोग बैंक में रखवा देते हैं, बैंक वाले आगे उसको अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बेसिकली अगर ये इन्वेस्टमेंट ना हो, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट नहीं होगी। देखो फॉर एग्जांपल एक सिंपल कोई बंदा घर बना रहा है, अब उसके घर बनाने में उसने ईंटें खरीदनी है, उसने सरिया, रेत, बजरी, सीमेंट है, टाइलें हैं। अब देखो जहाँ जहाँ से मटेरियल ले रहा है ना, वहाँ वहाँ के लोगों की क्या हो रही है? सेल जनरेट हो रही है। अब ऑफ कोर्स सेल के साथ टैक्स भी गवर्नमेंट को मिल रहा है। अब वो यानी उन लोगों की सेल हो रही है तो उनके पास जो मुलाजिम काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें भी मिल रही हैं, उनकी फैमिलियाँ भी चल रही हैं, उनकी फैमिली में पैसा आ रहे हैं, तो बाज़ार में जाके वो शॉपिंग भी कर रही हैं, सब्ज़ी भी खरीद रहे हैं, फ्रूट भी खरीद रहे हैं। इसी तरह आपने मिस्त्री मजदूर रखे हुए, उनको आप पेमेंट कर रहे हैं। आपने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो चीज़ें मंगवाई हैं अपने पास, आप उसको पेमेंट कर रहे हो। तो देखो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट करने से कितने लोगों का सर्किट चलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बिज़नेस में बरकत रखी हुई है, क्योंकि बिज़नेस से बहुत लोग, देखो आप अकेले अगर जॉब करते हो, आपका क्या होता है? आप अपनी एक नस्ल पाल लोगे, आप किसी को तो बेनिफिट नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप बिज़नेस चलाते हो तो कई लोगों का उस रोज़गार उससे साथ मिल जाता है, तो उसमें अल्लाह ताला बरकत भी डालते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें कि सेविंग इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं, वो फंड्स कहाँ से लेते हैं, यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।